हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु की, जिसमें भारत सरकार ने ईरान से भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश लाने का निर्णय लिया है। अब देखिए, दरअसल भारत सरकार ने ये ऑपरेशन शुरू तो किया है। अब इस मामले में हमारी न्यूज़ का क्या कहना है? तो हमारी न्यूज़ का कहना है गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। तो देखिए, दरअसल ईरान से हम अपने लोगों को वापस अपने देश लेके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात देखने वाली ये भी है कि भारत ने इस ऑपरेशन की घोषणा ईरान और इजराइल संघर्ष के 6वें दिन की है। अब तक फिर भी भारत के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ईरान के अंदर सभी लोगों के साथ संपर्क में बने हुए थे और अलग अलग प्रकार की एडवाइजरी जारी कर रहे थे। हालांकि ऑपरेशन सिंधु शुरू करने से पहले हम लोगों ने ये देखा था कि भाई एक खास एडवाइजरी जारी की गई थी POI, यानी कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं उन लोगों के लिए और साथ साथ जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये कह दिया गया था कि देखिए जी, अगर आप आसपास के देशों में किसी भी बॉर्डर को पार करके अपने वाहन से जा सकते हैं तो इस मामले में देरी नहीं करनी है और अपने वाहन से ही बिल्कुल आगे बढ़ जाना है। हालांकि अभी तक ईरान और इजराइल के बीच का यह जो संघर्ष है, ये संघर्ष केवल और केवल रात का संघर्ष था, लेकिन आज से ये संघर्ष दिन का भी संघर्ष हो चुका है और अब दिन में भी हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने कुछ बड़े हमले इजराइल के ऊपर दिन में ही कर दिए हैं। तो जो रात की स्थिति थी वो बदल गई है, अब दिन में भी इनका वॉर यानी कि जो संघर्ष वाला मामला है वो शुरू हो चुका है। अब इस मामले में ये भी समझना जरूरी है कि अब ऐसा क्या हुआ कि भारत को 6वें दिन शुरू करना पड़ा ऑपरेशन सिंधु। इससे पहले शुरू क्यों नहीं किया और इससे पहले केवल और केवल संपर्क ही क्यों चल रहा था? तो देखिए, इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन आ गए हैं, तो उन सभी रीजन को समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि भारत ने ये जो शुरू किया है ऑपरेशन सिंधु, इसमें सबसे पहले भारत 110 नागरिकों को वापस अपने देश लेके आए। हालांकि अब यहां पर एक चीज ये भी देखने समझने वाली है कि भारत जिन 110 लोगों को स्वदेश लेकर के आया, उन लोगों को एक खास रूट से लेके आया गया। तो क्या रूट फॉलो किया है भारत ने, जरा एक बार उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्वीट है हमारा रणधीर जायसवाल साहब का। रणधीर जायसवाल साहब हमारे स्पोक पर्सन है विदेश मंत्रालय के अंदर। तो उन्होंने बताई है डिटेल कि भाई देखो, ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ है, 110 लोग अपने घर आए हैं वापस। पर 110 लोग घर कैसे हैं? तो उन्होंने ये बताया कि भाई लोगों को नई दिल्ली लाया गया है, लेकिन कैसे? आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से। तो पहले यहाँ पर जो मामला था, दरअसल वो मामला इस प्रकार का था कि ईरान के अंदर ये लोग मौजूद थे। ठीक है, तो ये जो भूमि आप लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप लोग को पता चलेगा कि इस सीमा के अंदर ये ईरान की भूमि है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी ईरान की भूमि पर अलग अलग जगह पे भारतीय नागरिक मौजूद थे। कुछ काम के लिए गए हुए हैं, कुछ वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कुछ छात्र हैं। अब देखिए, पहले से कह दिया गया था कि भाई आप जितना शिफ्ट कर सकते हैं शिफ्ट करिए अपनी गाड़ियों से, इतना पहुंच सकते हैं पहुंचिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स के मामले में भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, अब युद्ध जो है वो युद्ध यानी कि जो संघर्ष की स्थिति, वो संघर्ष अब लगातार बढ़ता जा रहा है और संघर्ष और जटिल होता जा रहा है, लग नहीं रहा कि स्थितियां सुलझेगी। तो इसी के तहत क्या हुआ कि भारत के अंदर जो छात्र मौजूद थे, पहले कुछ छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, यानी कि उन लोगों को संपर्क किया गया और संपर्क करके उनको बोला गया कि देखिए जी, आप मिलिए, यानी कि प्रशासन से संपर्क कीजिए, प्रशासन के थ्रू आप लोगों को बाय रोड लेके जाया जाएगा आर्मेनिया। अब देखिए, भारत के लिए ईरान से लोगों को अपने देश लेकर के आना ये बड़ा ही जटिल कार्य है। और जटिल कार्य क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें ना ईरान की सीमाओं को भी समझना है। अब देखिए, दरअसल यहाँ जो ईरान की सीमा पर एक तरफ बैठा है पाकिस्तान, वहीं साथ साथ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान से जहां हमारे संबंध खराब हो चुके हैं, हम लोग पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी हैं, मदद यहां से नहीं मिलने वाली है, हमारा मामला खराब है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है क्योंकि तालिबान का शासन है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान एक सेफ जगह है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अजरबैजान भी इस सीमा से लगा हुआ है, लेकिन अजरबैजान ने भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष के अंदर पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन दिया, तो हम इससे उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि किसी प्रकार से हम लोग के काम आएगा। अब यहाँ पर एक और देश बच रहा है जिसका नाम है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया और अजरबैजान का संघर्ष चल रहा है पहले से। तो आर्मेनिया और अजरबैजान पहले संघर्ष में रहे थे, लेकिन अब संघर्ष तो शांत हो गया, लेकिन फिर भी जब अजरबैजान से हमारी नहीं बनी है तो आर्मेनिया का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते थे और इससे आर्मेनिया और अजरबैजान के जो आपसी मन मुटाव है, उन मन मुटावों में भी भारत अपना संकेत दे देगा कि देखिए जी, जिस प्रकार से आर्मेनिया ने पाकिस्तान को कोऑपरेट किया है, भारत जो है वो आर्मेनिया के साथ चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो ईरान का उत्तरी हिस्सा है, ईरान के अलग अलग उत्तरी हिस्सों में से लोगों को बाय रोड पहले लेके गए हैं आर्मेनिया, और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और सभी लोगों को इकट्ठा किए जाने के बाद फिर यहाँ पहले तो आई ये बाय रोड
ठीक है। बाय रोड आने के बाद येरेवन से सभी के लिए ली गई फ्लाइट और फ्लाइट के थ्रू सभी लोगों को लेकर आ गए ये हमारी नई दिल्ली में और सभी लोगों को सेफली उतार भी दिया। हालांकि जब ईरान की सीमाएं पार हो गई थी तो ईरान की सीमाएं पार होने के बाद ही एक बात तो ये सुनिश्चित हो गई थी कि मामला अब सेफ है, परेशानी वाली बात नहीं है। तो ईरान से लोगों को निकालना बड़ी दिक्कत वाली बात है, हम लोग के लिए परेशानी वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी अर्मीनिया हमारे लिए यहाँ पर एक विकल्प बना हुआ है और हमारे लोगों की यहाँ सफलतापूर्वक सुरक्षित निकासी के लिए हम लोगों को ये मदद कर रहा है। अब दूसरी खास बात भी समझिए, अब ऐसा क्या हो गया कि भारत को ऑपरेशन शुरू करना पड़ा है और लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर लगभग 4000 से ज़्यादा भारतीय लोग मौजूद हैं और इसमें समझिए कि लगभग आधे केवल छात्र ही हैं। तो अब इन लोगों की सफलतापूर्वक निकासी इस समय पे क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, आपको एक रीज़न तो मैंने जस्ट अभी दिया है कि अब जो वॉर है वो वॉर कन्वर्ट हो चुकी है और वॉर अब दिन में भी हो रही है। मतलब पहले केवल रात में ही लड़ रहे थे, रात में ही हमले कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट अब डे में भी कन्वर्ट हो चुका है, अब दिन में भी ये हमले करने शुरू कर चुके हैं। तो एक ये नया पहलू जो इन दोनों के बीच में अब आया है वो ये आ गया। इसके अलावा स्थिति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में जो किया सो किया वो बात अलग थी, लेकिन फिर दोबारा से अमेरिका वालों ने इनको बना दिया है राष्ट्रपति और जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं पूरी दुनिया के लिए अलग अलग परेशानियां खड़ी कर ही रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का ही एक मामला यहाँ हमें इजराइल ईरान वॉर में भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, दरअसल ये रोज नई नई बयानबाजी कर रहे हैं। अभी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप डिक्लेयर्स यूएस कंट्रोल ओवर इरानियन स्काइज आफ्टर वार्निंग अनकंडीशनल सरेंडर। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कल हम लोग को पता चला था, परसों ये बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखिए, ईरान का जो आसमान है, ईरान के पूरे आसमान पे हमारा कंट्रोल हो चुका है, ईरान का आसमान हमारे नियंत्रण में है और हम ये जानते हैं कि ईरान का जो सर्वोच्च नेता है वो नेता किस जगह पर मौजूद है और हम उसको कभी भी टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अभी हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, अभी हम मारेंगे नहीं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इसके आसमान पर कंट्रोल हो चुका है हमारा और हम कभी भी मार सकते हैं ईरान को। ये वाली स्थिति स्पष्ट है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाली बात कही तो देखो, ये वाली बात अपने आप में गंभीर है और ये गंभीर स्थिति ये भी बताती है कि जिस प्रकार की स्टेटमेंट है उसके थ्रू चल रहा है पता कि खुद अमेरिका भी उतर सकता है वॉर में और खुद डायरेक्टली हिट कर सकता है चीज़ों को। हालांकि केवल ये बात तो परसों तक की थी, लेकिन कल फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हरकत की और डोनाल्ड ट्रंप ने हरकत करके एक स्टेटमेंट देकर यह बताया, मे डू इट और मे डू इट, मे डू नॉट इट, है ना। अब मे डू इट और मे डू नॉट डू इट, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि भाई आप लगातार वॉर की बातें कर रहे हैं, संघर्ष में नजर कर रहे हैं, सभी का यही मानना है कि इजराइल की जो शुरुआती स्थिति है इस वॉर के अंदर आपने खुद ही इस वॉर को शुरू करवाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक दिन पहले कि भाई इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए ईरान पे, लेकिन उसके अगले दिन ही हमने देखा कि भाई इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया और उसके बाद में हमला कर दिया। अब ये हमला डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो, मेरा कोई रोल तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे पता था कि इजराइल हमले के लिए प्लानिंग कर रहा है। अब नया मामला जो आया है उसमें यह भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई जो हमला इजराइल कर रहा है तो क्या आप इजराइल को ज्वाइन करेंगे ईरान पर हमला करने के मामले में? तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि देखो, मैं ज्वाइन कर भी सकता हूं और मैं नहीं भी कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि देखो, मैं कब क्या करूंगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ईरान ने बहुत देरी कर दी है। ईरान से हम लंबे समय से कह रहे हैं कि देखो, हमसे समझौता कर लो, परमाणु डील कर लेते हैं, लेकिन वो बार बार चीजों को डिले करता हुआ ही जा रहा था और डिले करते करते अब हो चुकी है बहुत ज्यादा देरी। अब इस देरी के बाद यही है कि देखो, हम चाहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर हो जाए, यानी कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे, अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक ले और दुनिया को यह संदेश दे दे कि वो किसी भी समय परमाणु हथियारों की तरफ नहीं बढ़ने वाला है। अगर वो ऐसा संदेश देता तो हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर तो हम चीजों को मैनेज कर ही लेंगे और शांति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अनकंडीशनल सरेंडर की बात की है, वरना साथ साथ ये भी कहा है कि देखो, हम हमला कर भी सकते हैं और हम हमला नहीं भी कर सकते हैं, ये भी एक पहलू। तो दोनों पहलू जो है वो प्रस्तुत कर रखे। हालांकि सभी को ये पता है कि भाई लगातार आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं इजराइल को, क्योंकि आप G7 समिट भी बीच में छोड़ के आए हैं, तो उसमें भी माना जा रहा है कि आप वहीं पे ही कोऑपरेट कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। तो ये भी पहलू है। हालांकि पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से तो क्या बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि अब समझौता नहीं हो सकता, संधि नहीं हो सकती? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो, देर तो बहुत हो चुकी है पर इतनी देर नहीं हुई है कि अभी चीजों को सुलझाया ना जा सके। अगर ये मान जाता है सरेंडर करने के लिए तो फिर हमें परेशानी नहीं है, फिर तो चीजें बदली ही जा सकती हैं। इसके अलावा अब देखिए, एक नया पक्ष भी आया। अब नया पक्ष पाकिस्तान का भी इसमें शामिल होने लगा है, क्योंकि भाई ईरान के ही एक अधिकारी हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता है न्यूक्लियर, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान उसका जवाब दे देगा। अब ये वाली चीजें भी
क्लियर कर दी गई है। तो पाकिस्तान विल अटैक इजराइल विद न्यूक्लियर मिसाइल। तो यहाँ पर चीज़ें ये आ रही है कि भाई जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, इजराइल न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो ईरान न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, लेकिन अब ईरान के ही अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का बड़ा हमला होता है, न्यूक्लियर हमला होता है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जवाब देगा उस हमले का, और पाकिस्तान जवाब देकर वो हमला कर देगा इजराइल के ऊपर। अब ये वाली स्थिति भी है। हालांकि ईरान ने खुद भी कहा था कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो अमेरिका के ऊपर आप हमला करते हो तो ऐसी स्थिति में आपको अमेरिका की पूरी जो सैन्य क्षमता है उसका सामना करना पड़ेगा, तो ये भी परेशानी होगी। अब ये भी यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात निकल के आई है, तो ये भी एक टेंशन की स्थिति है फिलहाल। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक नया पक्ष ये आ चुका है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है कि आने वाले समय में हो सकती है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान पर हमला कर सकते हैं इस वॉर को खत्म करने के लिए, वहीं अब रशिया भी एंटर कर चुका है और रशिया ने धमकी दी है भाई फिलहाल। ठीक है, रशिया ने वॉर्न किया है अमेरिका को, कहा है कि देखिए अगर आप इस वॉर में एंट्री करते हैं तो मामला गड़बड़ा जा सकता है। तो रशिया टेल्स यूएस नॉट टू स्ट्राइक ईरान, तो साफ तौर पर मना कर दिया कि अमेरिका को कि आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफे, तो सीधे तौर पर कहा है कि भाई देखो इसके मामले में न्यूक्लियर संघर्ष जो है वो बढ़ भी सकता है, सारी चीजें हैं। तो खुद रशिया मना कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब रशिया डोनाल्ड ट्रंप को मना कर रहा है तो उसके पीछे क्या पहलू है? हो सकता है कि इसका सपोर्ट जो है वो ईरान की तरफ है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और ईरान की तरफ सपोर्ट क्यों ना हो, क्योंकि जब पश्चिमी विश्व पूरी तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के समर्थन में खड़ा रहा, रशिया का विरोध करता रहा, तो रशिया को भी एक अच्छा मौका मिल रहा, तो ये भी यहाँ अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो समझ में ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया ना अब धीरे धीरे करके इस वॉर में इन्वॉल्व होती जा रही है। पहले जिस समय ये संघर्ष शुरू हुआ था उस समय कहानी केवल और केवल इजराइल और ईरान के बीच की थी, लेकिन हमें पता था कि इसमें अमेरिका का पक्ष जुड़ा हुआ है। अब अमेरिका के पक्ष इसमें जुड़ने के साथ साथ रशिया भी जुड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब पाकिस्तान भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि अभी फिलहाल वर्तमान में तो हमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं, ठीक है, जनरल असीम मुनीर, उनको बुला लिया गया है व्यक्ति को अमेरिका के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई वहाँ पर लंच पे बुलाया खाने के लिए। क्यों? क्योंकि असीम मुनीर ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शांति वाले व्यक्ति हैं और डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज। तो इसीलिए बस इतनी बात कहने पे क्या, खाने आओ भैया, आप मन खुश कर दिया मेरा और आपको भोजन खिलाते हैं। तो बुला लिया गया, वहाँ पर पहुँच भी गया। तो ये वाली स्थिति में तो मतलब पूरी दुनिया जो है फिलहाल वो संघर्ष में चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी की पूरी स्थिति को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया। हालांकि पहली बार नहीं है कि भारत ने दुनिया के अंदर अपने लोगों को वापस लाने के लिए संघर्ष की स्थिति से कोई ऑपरेशन शुरू किया हो। भारत लंबे समय से अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस करता आ रहा है, ये भारत की स्थिति रही है। यानी कि भारत अपने नागरिकों के लिए हमेशा से ही एक राजदूत बन के बाहर निकल के आता है ना, कहता है कि हाँ ठीक है आपको बचा करके हम लेकर के जाएंगे। तो जैसे कि 1990 का मामला जो है वो भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि इस समय इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, और जिस समय कुवैत पर इराक ने हमला किया था उस दौरान 1.75 लाख लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। और ये समझिए कि इस दौरान एयर इंडिया ने जिस प्रकार से लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया था ना, एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, एक ऐसी एयरलाइन के रूप में जिसने अब तक का सबसे बड़ा मिशन संभाला था लोगों को इवैक्यूएट करने का, है ना। कुवैत वाली तो मूवी भी देखी है सभी लोगों ने, है ना। क्या नाम है जरा मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग जितने लोगों ने वो मूवी देखी है, अक्षय कुमार की मूवी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो है यहाँ पर वो 2011 में लीबिया की घटना थी। तो इस दौरान भारत ने ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया था, और सेफ होम कमिंग में भारत के ही लोगों को वापस सेफली लेके आए थे। 2015 में ऑपरेशन राहत शुरू किया था, जिसमें यमन संघर्ष का मामला निकल के आया था। 2021 में भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका की सेना यहाँ से चली गई थी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था, तो तालिबान के शासन के कारण यहाँ भारत ने इस ऑपरेशन को चलाया था। 2022 में भारत ने चलाया था ऑपरेशन गंगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था और इस दौरान जो यहाँ पर भारतीय स्टूडेंट्स मौजूद थे उन सभी लोगों को वापस लाने के लिए भारत ने ये काम किया था। इसके बाद इजराइल के मामले में 2023 में जिस समय इजराइल और हमास का संघर्ष शुरू हुआ था, तो भारत ने इजराइल से अपने लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था 2023 में। ठीक है, इसके अलावा 2023 में ही ऑपरेशन कावेरी भी शुरू किया था, क्योंकि सूडान के अंदर गृह युद्ध हो गया था। तो सूडान के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति थी उसमें से अपने भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारत ने ये काम किया था। तो भारत अपने लोगों के लिए तो हमेशा से मदद के लिए तत्पर रहता है और लोगों को सेफली वापस लेकर के आता ही है। तो सारी चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है, जब एक कोई नया ऑपरेशन हुआ है तो आप लोग सारे बाकी ऑपरेशन भी पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो बीते दिनों भारत ने किया पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर, और अब भारत ने किया है यहाँ पे ईरान के लिए ऑपरेशन सिंधु। क्लियर है बात सारी। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन भी है हम लोग के लिए, अच्छा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन निम्नलिखित युग्मों पे करना है विचार, ऑपरेशन और संबंधित देश। ठीक है, 4 देश हैं
उनसे संबंधित 4 ऑपरेशन है, तो आपको बताना है कितने सही हैं और प्रश्न का आंसर सभी लोगों को मुझे कमेंट भी करना है, तो हमसे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। आइए, तो इसके अलावा बात कर लेते हैं हमने P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की। ये बैच शुरू हो रहा है 23 जून 2025 से सुबह 8 बजे। इस बैच की खास बात क्या है, ये बैच उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन भी हो जाए। अब देखिए, इस दौरान आप लोगों के लिए IRG जो चलेगी उस तैयारी के अंदर आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस के अलावा आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी मिलते हैं, प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा सबसे बेस्ट फीचर जो माना जाता है इसके अंदर वो है मेंटरशिप का। आप लोग को मेंटरशिप मिलेगी जहाँ आप लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मेंटरशिप के अलावा आप लोग को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा जब आप बैच में एनरोल रहते हैं तो मंथली टेस्ट होता है, जो टेस्ट के अंदर टॉप परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। तो इसके साथ ही अगर आप लोग बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने पे आप लोग को पूरी फीस भी वापस कर दी जाती है। तो बहुत सारी खास विशेषताएं हैं इस बैच की, जिस वजह से ज़रूरी है कि आप इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले, तो देखिए आप लोगों को मिल सकता है 7,000 रुपये तक का बेस्ट डिस्काउंट। लेकिन कैसे मिलेगा, वो डिस्काउंट कोड यूज़ करके मिलेगा। आप लोग कोड यूज़ करेंगे KL लाइव कोड आप यूज़ करते हैं, तो KL लाइव कोड यूज़ करने के बाद आप लोग को ये बैच मिलेगा 7,000 के डिस्काउंट पर 28,999 पे। अदरवाइज आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एनरोल कर लीजिए जल्द से। और मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, ये सभी वो प्लेटफॉर्म से जहां मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग फाइल शेयर करते हैं, आप लोग वहां भी पहुंच सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें आज के डिस्कशन में करनी थी वो हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस के अंदर कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।